छोटा सा कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग के अंदर जिसे हम COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। इस पेन की एक कीमत है, इस पेन की एक कॉस्ट है। ये जो कॉस्ट होती है ना, इसकी कॉस्ट, उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो COGS का फॉर्मूला क्या बनता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के? उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। पेस कॉमर्स वन शॉट सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। इसके अंदर मैं आपको अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं और आज एक टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिस टॉपिक को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग के अंदर जिसे हम COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। एज सच तो एक अलग से चैप्टर तो नहीं है, जैसे कि जर्नल, लेजर, ट्रायल है ना, इसका तो एक अलग से चैप्टर है, पर COGS का कोई अलग से चैप्टर हमारी किताब में नहीं होता। पर एक कॉन्सेप्ट होता है जो हम ट्रायल बैलेंस के टाइम पर भी यूज करते हैं, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि फाइनल अकाउंट चैप्टर है वहां पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं, तब भी हम सीखेंगे। पर चलो, आज मौका था और दस्तूर था, तो मैंने कहा चलो आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं। तो इसी बहाने हमारे पास एक वन शॉट के अंदर एक लेक्चर आ गया, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, क्यों होता है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम क्वेश्चन में इसका यूज करते हैं, इसको हम सीखेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता क्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपसे, और मैं हमेशा से ही बच्चों से ये एग्जांपल की बात करता हूं। जैसे कि ये पेन है ना, पेन, ये पेन की क्या कॉस्ट होगी, कोई अंदाजा लगा सकता है? एक बच्चे ने कहा सर ये 10 रुपए की कॉस्ट का है, एक बच्चे ने कहा ये 15 रुपए की कॉस्ट का है, एक बच्चे ने कहा सर ये 100 रुपए की कॉस्ट का है। तो मतलब इस पेन की एक कीमत है, इस पेन की एक कॉस्ट है, ठीक है। अब जब मैं इस पेन को बेचूंगा, जब मैं इसको बेचूंगा तो मैं इसको सेल प्राइस पे, हाँ, इस पेन को जब मैं बेचूंगा तो सेल प्राइस पे, पर इसकी एक कॉस्ट भी तो है। बस ये जो कॉस्ट होती है ना, इसकी कॉस्ट, उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो पेन गुड्स मैंने बेचे, सोल्ड, उसकी क्या कॉस्ट थी? अरे वाह सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स विच इज सोल्ड, यानी कि जो सामान तूने बेचा उसकी क्या कॉस्ट थी, जो सामान तूने बेचा उसकी क्या कीमत थी इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। खत्म, इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। जो सामान तू बेच रहा है, जो सामान तूने बेचा, गुड्स सोल्ड, उसकी कोई तो कीमत होगी, फ्री का तो नहीं था वो। ये पेन मैंने 500 रुपए में बेचा, पर क्या ये फ्री का पेन था? नहीं, ये पेन मैंने 200 में खरीदा था, 500 में बेचा था, तो बेचा है 500 में सेल प्राइस, पर इसकी कॉस्ट क्या थी? कॉस्ट प्राइस। बस वही है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट ऑफ गुड्स विच इज सोल्ड, दैट इज इट, सिंपल, खत्म, बस। तो सर फिर आप यही कहना चाहते हो क्या कि जो हमने SP, CP, प्रॉफिट, लॉस क्लास 5th 6th में पढ़ा था मैथमेटिक्स के अंदर, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, SP माइनस CP इज प्रॉफिट, CP माइनस SP इज लॉस, क्या आप ये कह रहे हो कि उसमें जो ये CP होता था यही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है? बेटे मोर और लेस, यस, मोर और लेस। अभी मैं क्या कर रहा हूं, टू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड, अभी एक शुरुआत करने के लिए ये बात बिल्कुल ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हमें एक कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। ये कहना बड़ा इजी है कि सर ये पेन 20 रुपए का था, आपने इसको 50 में बेच दिया, तो 20 रुपए इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, 50 रुपए इसका सेल प्राइस है। कहना तो बड़ा सिंपल है, पर जब आप एक बिजनेस के बारे में सोचो, जहां बिजनेस के अंदर बहुत सारा सामान होता है, अलग अलग, एक डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में सोचो, एक स्टेशनरी की दुकान के बारे में सोचो,
जिसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, अलग अलग वैल्यू होती है, सेल प्राइस अलग होती है, कॉस्ट प्राइस अलग होती है। वहां पर पूरे साल भर में कितना सामान खरीदा, कितना बेच दिया, कितना बच गया, क्या उसको रख रखाव में खर्चा आया, क्या उसकी खरीदने में कोई खर्चा आया, ये सारी चीजें जब हम कैटर करते हैं तो इट इज नॉट वेरी इजी टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला कहता है ओपनिंग स्टॉक, तेरे पास कितना सामान था, प्लस नेट परचेजेस, तूने कितना सामान साल भर में खरीदा, प्लस उसको खरीदने के साथ साथ तेरा क्या खर्चा हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंस, माइनस जो सामान तेरे पास बच गया। यह है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला। आओ जरा इसको समझे थोड़े से एग्जाम्पल के साथ। क्या सर? बेटे ये तेरा बिजनेस है, ठीक है जी। बिजनेस माने ये तेरी दुकान है, शॉप। अच्छा, अब इस शॉप में तेरे पास कुछ सामान पड़ा हुआ था, तेरे पास कुछ सामान पड़ा हुआ था। जो पड़ा हुआ सामान था उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। लेट अस से 50,000 रुपए का सामान तेरे पास साल के शुरुआत में बचा हुआ था, यानी कि पिछले साल का सामान कैरी फॉरवर्ड हो गया। यह सामान तेरी दुकान में बचा हुआ था जब तूने साल शुरुआत की। अब पूरे साल में क्या किया होगा? सर पूरे साल में हमने और सामान परचेज किया होगा, पूरे साल भर में हमने और सामान परचेज किया होगा ना। अगर मैं तुझे ये बोलूं कि पूरे साल भर में तूने और सामान परचेज किया 5 लाख रुपए का, तो सोच तेरे पास 50,000 रुपए का सामान तेरी दुकान में था स्टार्टिंग में। जब तूने 5 लाख का और सामान खरीद लिया तो सामान बढ़ गया ना, परचेज करने से सामान बढ़ गया होगा दुकान में। 50,000 का तेरे पास सामान था, प्लस तूने 5 लाख रुपए का सामान और खरीद लिया, तो तेरे पास दुकान में टोटल कितने का सामान हो गया? 550 का। तेरी दुकान 550 की हो गई अब, ठीक है, उसमें सामान 550 हो गया। मैं सिंपल सी एक बात कह रहा हूं कि अगर इस दुकान को चलाना है तो ये सामान का क्या करोगे? पड़ा थोड़ी रहेगा सामान, बेचना होता है ना सामान को। तो इसका मतलब तूने सामान बेच दिया। अब सामान तूने बेचा और बेचने के बाद थोड़ा सामान तेरे पास बच गया, ऐसा ही होगा ना भाई। तेरे पास 50,000 का सामान था दुकान में, तूने 5 लाख का सामान खरीदा, तो तेरी दुकान में कितना सामान इकट्ठा हो गया? 550 का। अब दो ही काम हो सकते हैं, या तो तू सामान को बेचेगा, और अगर सामान नहीं बेचेगा तो सामान क्लोजिंग स्टॉक में बच जाएगा। इतना पुराना पड़ा था और खरीदा, अगर इसमें से कुछ बेच दिया तो बेच दिया, तो वो तो चला गया, लेकिन जो बेचा नहीं वो बचेगा। अगर मैं तेरे को ये सिंपल सी बात बता दूं कि तेरे पास जो सामान बचा वो 1 लाख रुपए का बचा, क्योंकि बचा हुआ सामान काउंट करना बड़ा इजी है। साल के एंड में आप अपनी दुकान का शटर बंद कर दो, बंद कर दिया, साल का एंड हो गया, शटर बंद कर दिया। अब एक काम करो, छोटू को बुलाओ, छोटू इधर आ, एक काम कर, फटाफट से सारी दुकान में कितना माल पड़ा है काउंटिंग कर दे। छोटू फटाफट से सारा सामान काउंट करेगा और आपको छोटू ने बताया सर 1 लाख रुपए का सामान हमारी दुकान में बचा हुआ है। अब खुद सोच, तेरे पास 50,000 का सामान था, 5 का तूने और खरीदा, 5.5 का हो गया तेरे पास। अब 5.5 में से अगर 1 लाख का सामान तेरे पास अभी भी बचा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 4.5 लाख रुपए का सामान तूने बेच दिया है। यही मतलब है ना इसका। आई बात समझ में? 50,000 का सामान था, 5 का खरीदा, 5.5 का हो गया। अब 5.5 का सामान हम बेचने के लिए लाए थे। अब या तो उसमें से सारा बिक जाएगा, या थोड़ा बिकेगा, थोड़ा बच जाएगा। मैंने तुझे बोला कि सारा तो बिका नहीं, इसमें से थोड़ा बच गया तेरे पास 1 लाख रुपए का। अब अगर 1 लाख का बच गया तेरे पास 5.5 में से, तो 4.5 का कहां चला गया? बेच दिया।
4.5 वाला तूने बेच दिया, तो 4.5 इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 4.5 का सामान तूने बेच दिया। बेचा कितने में? बेचा तो सेल प्राइस में होगा ना। लेटस से बेचा तूने 6 लाख में, बेचा तूने 6 लाख में। मैं सेल की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूं जो सामान तूने 6 लाख का बेचा उसकी कॉस्ट क्या थी, उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो अगर ये पेन 6 लाख का बेचा तो ये पेन था कितने का? कॉस्ट 4.5 लाख। आई बात समझ में? इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला। बस इसमें एक फर्क होता है कि इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम ऐड कर देते हैं। तो फॉर्मूला इन ऑल टोटल क्या है हमारे पास? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न, क्योंकि जब आप परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करोगे तभी आपके पास नेट परचेज आएगी, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दिस विल गिव यू COGS। तो COGS का फॉर्मूला क्या बनता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब बात उठती है सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जब बात आई गई है इस बात पे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, तो आओ जरा समझें डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन आपको मैं दूंगा। एक्सपेंसेस नॉर्मली 2 प्रकार के होते हैं। एक्सपेंसेस नॉर्मली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जो 4 चीजों से रिलेटेड होगा। 4 चीजों से रिलेटेड होगा। 1, एनी एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज, any expense related to production, any expense related to factory और any expense related to import of goods। कोई भी खर्चा जो मैंने परचेज के टाइम पर किया, जैसे कि कैरेज, फ्रेट इनवर्ड, लेबर, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, जो सामान खरीदते समय मैंने खर्चा किया परचेज के टाइम पर, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड परचेज के टाइम पर डायरेक्ट एक्सपेंस, फ्रेट इनवर्ड परचेज के टाइम पर डायरेक्ट एक्सपेंस। आई बात समझ? या कोई खर्चा जो मेरी फैक्ट्री से रिलेटेड है, जैसे फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की मशीन का रेंट, फैक्ट्री का बिजली, फैक्ट्री का पानी, हाँ, फैक्ट्री की फ्यूएल, डीजल वगैरह वगैरह, तो फैक्ट्री का खर्चा। या फिर इंपोर्ट्स रिलेटेड, मैंने अमेरिका से सामान मंगवाया तो अमेरिका से सामान आने के लिए हवाई जहाज का किराया, शिप का किराया, इंश्योरेंस, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट के कमीशन, इंपोर्ट ड्यूटी जो सरकार हमारे देश में कस्टम ड्यूटी के नाम से इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है, ये सारा कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस है। एंड एनी एक्सपेंस विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ सामान खर्चा, प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ खर्चा, जैसे कि इसको आप बोल सकते हो फैक्ट्री और प्रोडक्शन एक ही बात होती है वैसे तो। जैसे कि फ्यूल का खर्चा लगता है हमारा, हाँ, प्रोडक्शन के टाइम पर हमारी पैकिंग मटेरियल भी लगता है, प्रोडक्शन के टाइम पर हमारा रॉ मटेरियल लगता है ना, प्रोडक्शन के टाइम पे हमारी लेबर की कॉस्ट लगती है। तो ये सारा खर्चा जो हमारी फैक्ट्री और प्रोडक्शन से जुड़ा होता है उसको डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। सो एनी एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन, फैक्ट्री और इंपोर्ट, वो सारा खर्चा डायरेक्ट नेचर का है। इसके ऑपोजिट अगर बात करें तो इनडायरेक्ट नेचर का क्या है? अगर परचेज का खर्चा डायरेक्ट है तो सेल रिलेटेड खर्चा इनडायरेक्ट है, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा इनडायरेक्ट है। तो कैरेज इनवर्ड तो डायरेक्ट है, कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट है। फ्रेट इनवर्ड तो डायरेक्ट है, फ्रेट आउटवर्ड इनडायरेक्ट है। परचेज का खर्चा डायरेक्ट, सेल का खर्चा इनडायरेक्ट। सेकंड, यहां पर हम लिख रहे हैं फैक्ट्री का खर्चा, यहां हम लिखते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन समझते हो? फैक्ट्री तो अलग होगी जहां पे प्रोडक्शन हो रही है, फैक्ट्री तो अलग होगी जहां पर माल बन रहा है, रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड। ऑफिस जहां पर स्टाफ बैठा हुआ है, मैनेजर बैठे हुए हैं,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, मालिक बैठा हुआ है, अपनी शॉप के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का एरिया होता है जहां पर लोग काम करते हैं, मतलब बैक एंड ऑफिस हो गया, वो ऑफिस का खर्चा। अब ऑफिस का खर्चा जैसे ऑफिस का किराया, फैक्ट्री का किराया डायरेक्ट, लेकिन ऑफिस का किराया इनडायरेक्ट, फैक्ट्री की बिजली का बिल डायरेक्ट, लेकिन ऑफिस की बिजली का बिल इनडायरेक्ट, फैक्ट्री के अंदर जो लेबर काम कर रही है उसकी वेजेस डायरेक्ट, लेकिन ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी इनडायरेक्ट। आई बात समझ में? ओके। फिर कुछ खर्चा ऐसा होता है जो बेसिकली हमारे लिए अदर एक्सपेंसेस होते हैं। अदर एक्सपेंसेस का जैसे कि ऑडिटर की फीस, प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा, है ना, ऐसे मतलब अदर एक्सपेंसेस आप लगा लो। प्रिंटिंग स्टेशनरी होगी, ऑफिस का, ऑफिस से रिलेटेड में आप लगा लो। अच्छा हाँ, एक काम कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही डाल दो सारा खर्चा, सिंपल हो जाएगा तुम्हारे लिए। ऑफिस की सैलरी, ऑफिस की प्रिंटिंग, ऑफिस का रेंट, ऑफिस की बिजली, ऑफिस का किराया, सब कुछ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में काउंट कर लो, ऐसे कर लो, इसको सिंपल हो जाएगा। दूसरा आप यहां लगा लो फाइनेंस रिलेटेड। फाइनेंस रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड जैसे कि आपने लोन लिया तो बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करोगे। फाइनेंस रिलेटेड बैंक के चार्जेस, बैंक रिलेटेड लोन का खर्चा, फाइनेंसिंग कॉस्ट, ठीक है, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, ये सारा कुछ फाइनेंस रिलेटेड हो गया। फिर एक और चीज हम यहां पर डाल सकते हैं, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। अभी आपको शायद नहीं भी पता होगा क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर करना है, तो डेप्रिसिएशन एक खर्चा होता है, उसको डालते हैं। और एक खर्चा यहां पर होता है एनी अदर लॉसेस, एनी अदर एक्सपेंसेस और लॉसेस, हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट लॉस में डाल देते हैं। तो मेरा पॉइंट इनडायरेक्ट को समझाने का नहीं है, मेरा पॉइंट यह है कि हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इस फॉर्मूले में जोड़ना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं क्या। डायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय नेचर वो खर्चा है जो प्रोडक्शन, परचेज, फैक्ट्री या इंपोर्ट से रिलेटेड है। मोटे तौर पर अगर बात करूं तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है जिसके बिना आप बिजनेस नहीं कर सकते, वो एक्सपेंसेस जिसको किए बिना आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, आप सेल जनरेट नहीं कर पाओगे, आप माल बेच नहीं पाओगे, वो खर्चा डायरेक्ट होता है। आप परचेज नहीं करोगे, परचेज से रिलेटेड फ्रेट नहीं पे करोगे, आप इंपोर्ट नहीं करोगे, आप फैक्ट्री का खर्चा नहीं दोगे, आप प्रोडक्शन का खर्चा नहीं पे करोगे, तो माल कहां से बनाओगे? बनेगा नहीं तो बेचोगे कैसे? यानी कि हर वो खर्चा जो डायरेक्ट है, इसका मतलब वो असेंशियल है, उसको अवॉइड नहीं कर सकते आप, अनअवॉइडेबल है, करना ही पड़ेगा आपको खर्चा अगर आपको धंधा चलाना है तो। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अवॉइडेबल हैं, नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। लोन मत लो, अपना पैसा लगा लो, लोन मत लो, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, समझ रहे हो? ऑफिस में कम बिजली यूज कर लो, ऑफिस में कम लोगों को रख लो सैलरी पर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्काउंट मत दो, एडवर्टीजमेंट मत करो। अब आप बोलोगे सर एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे तो माल नहीं बेच पाएंगे, ठीक है, माल बिना एडवर्टीजमेंट के भी बेच पाओगे, लेकिन माल बनाओगे ही नहीं तो बेचोगे कैसे? समझ रहे हो? थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, सोचने वाली बात है। तूने माल ही नहीं बनाया तो बेचेगा क्या? माल बना लिया तो शायद बिना एडवर्टीजमेंट के भी बेच लेगा, इट इज पॉसिबल, पर बिना बनाए तो बेच ही नहीं सकता। तो बिना परचेज किए, बिना प्रोडक्शन किए, बिना फैक्ट्री का खर्चा दिए, बिना इंपोर्ट किए तो तू बना ही नहीं सकता, बना ही नहीं सकता तो बेच नहीं सकता। लेकिन बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट करनी है कि नहीं करनी, कम करनी है कि ज्यादा करनी है, ये तो अपने हाथ में है। अवॉइड भी किया जा सकता है, ये तो नहीं किया जा सकता। तो एक तरह से हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं कि ये वो सारे खर्चे हैं जो एसेंशियल नेचर के हैं, जो एसेंशियल हैं, अनअवॉइडेबल हैं और एक तरह से मैंडेटरी हैं, करना ही पड़ेगा खर्चा, ये इसके बिना बिजनेस नहीं कर पाओगे आप। ठीक होगी बात? ओके, तो फॉर्मूला फिर से देख लो एक बारी।
ओपनिंग स्टॉक, साल की शुरुआत में कितना सामान पड़ा था। नेट परचेज, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, असली में माल कितना परचेज किया, कितना आपने डायरेक्ट खर्चा किया, चाहे प्रोडक्शन का, चाहे फैक्ट्री का, चाहे परचेज का, चाहे इंपोर्ट का, माइनस कितना स्टॉक आपके पास बच गया। तो इसका मतलब बाकी सारा स्टॉक जो आपने बेचा उसकी क्या लागत थी, उसकी क्या कॉस्ट थी, इसे बोलते हैं सीओजीएस। इसके बाद एक और बात निकल के आती है कि सर हमने बचपन में सीखा था एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट होता है, यही सीखा था ना तुमने, एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट होता है, सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को जब हम अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं तो सेल में से अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सेल इज बेसिकली सेल प्राइस, कॉस्ट इज बेसिकली कॉस्ट प्राइस, जीपी इज बेसिकली प्रॉफिट। सो अकाउंटिंग टर्म के अंदर और मैथमेटिक टर्म के अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं है टू अंडरस्टैंड। हमने जब मैथमेटिक्स पढ़ी थी छठी सातवीं क्लास, पांचवी छठी क्लास में, तब हमने सीखा था एसपी माइनस सीपी इज प्रॉफिट, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज प्रॉफिट। बस हम अकाउंटिंग वर्ल्ड में सेल प्राइस को बोल देते हैं सेल्स, नेट सेल, माल कितने का बेचा टोटल पूरे साल में नेट सेल, माइनस जो बेचा उसकी लागत क्या थी, ये पेन बेचा ये था कितने का, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विल गिव यू जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो हमने अगर पिछला क्वेश्चन किया यहां पर, तो हमने यहां क्या बोला था, हमने यहां बोला था कि हमने 6 लाख रुपए की सेल करी थी, 6 लाख रुपए की सेल करी थी, 4.5 लाख रुपए सीओजीएस था। तो अगर हम यहां पर डाल दें 6 लाख रुपए की हमने सेल करी थी, 4.5 लाख रुपए हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था, इसका मतलब हमारा जीपी कितना था, ग्रॉस प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए, इसका मतलब 1.5 लाख रुपए हमारे ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट इज द ट्रेडिंग मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट इज द ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट इज द मार्जिन फ्रॉम द सेल एक्टिविटी। लेकिन ये टेक होम प्रॉफिट नहीं है, ये वो प्रॉफिट नहीं है जो बिजनेसमैन अपने घर लेके जा सकता है। जैसे कि मैंने एक पेन बेचा 10 रुपए कमाए, प्रॉफिट, 20 का पेन बेचा जो कि 10 रुपए का था, तो मैंने 10 रुपए कमाए एक पेन में। और अगर मैं बोलूं मैंने 1 लाख पेन बेचे पूरे साल में, तो सर 1 लाख इंटू 10 लाख रुपए आपने कमाए। बेटे ये तो पेन बेच के जो मैंने कमाया है वो है ग्रॉस प्रॉफिट, ये तो इस पेन का मार्जिन है, ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन ये 10 लाख रुपए मैं घर नहीं लेके जा सकता, अपने बीवी बच्चों को नहीं दे सकता कि ये ले मैंने 10 लाख रुपए कमाए हैं। क्यों? क्योंकि जो 10 लाख रुपए मेरे को सेल करके आया है पैसा, 10 लाख माइनस कॉस्ट प्रॉफिट, मतलब एसपी माइनस सीपी, जो मेरे पास 10 लाख का प्रॉफिट आया वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस मार्जिन है, वो टेक होम नहीं है। अभी उस ग्रॉस प्रॉफिट में से मुझे सारे खर्चे करने पड़ेंगे जो कि इनडायरेक्ट नेचर के हैं। मैंने सैलरी भी देनी है सेल्स स्टाफ की, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा भी करना है, मैंने ऑफिस के खर्चे भी करने हैं, मैंने लोन का इंटरेस्ट भी भरना है, मैंने बाकी खर्चे भी करने हैं, मेरी डेप्रिसिएशन का खर्चा भी लगेगा। बाकी सारे खर्चे जब मैं माइनस करूंगा तो एंड में जो बचा कुचा रह जाएगा प्रॉफिट, वो प्रॉफिट मेरे घर लेके जाने वाला है, टेक होम प्रॉफिट, उसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट। सो ग्रॉस प्रॉफिट इज द ग्रॉस मार्जिन, ये तो ग्रॉस मार्जिन है, ये तो ट्रेडिंग मार्जिन है, यानी कि ये वो है जो आप सामान बेच के प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो। एक पेन बेचूंगा 10 रुपए प्रॉफिट, एक पेन बेचूंगा 10 रुपए प्रॉफिट, यानी कि ये पेन बेचने से आपको जो मार्जिन मिल रहा है हाथ में, लेकिन उस मार्जिन में से खर्चे भी तो सस्टेन करने पड़ेंगे, रेंट देना पड़ेगा, बिजली पानी का खर्चा देना पड़ेगा, स्टाफ की सैलरी देनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, टेलीफोन इंटरनेट का बिल देना पड़ेगा, वो इसी के अंदर से तो खर्चा करना पड़ेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो ग्रॉस मार्जिन है, लेकिन नेट प्रॉफिट टेक होम प्रॉफिट है, टेक होम प्रॉफिट। नेट मार्जिन, नेट में क्या कमाया, सारे खर्चे माइनस करने के बाद हमने नेट क्या कमाया। तो इसको कैसे निकालोगे, सेल में से कॉस्ट माइनस करें तो जीपी आया, जीपी में अगर आप इनडायरेक्ट इनकम्स प्लस करोगे
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करोगे, इनडायरेक्ट इनकम प्लस करोगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करोगे, तब जाकर आपके पास नेट प्रॉफिट आएगा। यानी कि अगर मान लो आपके पास 1.5 लाख रुपए आपने जीपी कमाया और आपका कोई और सोर्स ऑफ इनकम भी है, जैसे कि आपको रेंटल इनकम भी आती है, आपको इंटरेस्ट ऑन एफडी भी आता है, आपको कोई कैपिटल गेन की इनकम भी आती है, जैसे जमीन बेच दी प्रॉफिट हो गया वगैरह, तो आपको वो प्रॉफिट भी ऐड करने पड़ेंगे अपने ग्रॉस प्रॉफिट में, और माइनस करने पड़ेंगे सारे खर्चे और सारे लॉसेस, जैसे कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस रिलेटेड, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, अन्य किसी चीज का लॉसेस या एक्सपेंसेस, वो सब माइनस करोगे तो आपके पास टेक होम नेट प्रॉफिट आएगा। तो ये 3 बातें हमारे को याद रखनी है। क्या? सबसे पहले हमें याद रखना है सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट किस्म के एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सेकेंड हमें याद रखना है जीपी कैसे निकलेगा, नेट सेल में से जब मैं सीओजीएस माइनस करूंगा तो जीपी आ जाएगा। जीपी इज द ट्रेडिंग मार्जिन, क्रॉस मार्जिन। फिर अगर मुझे नेट प्रॉफिट निकालना तो मैं इस जीपी में से माइनस करूंगा इनडायरेक्ट खर्चे प्लस करूंगा इनडायरेक्ट इनकम्स। जब मैं खर्चे माइनस करता हूं तो साथ में लॉस भी माइनस करूंगा, और जब मैं इनकम प्लस करता हूं तो साथ में किसी अन्य प्रकार का प्रॉफिट भी ऐड करूंगा। तो जीपी में प्लस माइनस करने पड़ते हैं खर्चे और इनकम्स, इनकम को प्लस, खर्चों को माइनस, प्रॉफिट को प्लस, लॉस को माइनस। ऐसा करने से आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले आपको मैंने समझाने थे, आपको मैंने समझा दिए। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। हालांकि ये कॉन्सेप्ट हम फाइनल अकाउंट्स में भी दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक है जी, यहां तक सब सही है, ऑल गुड। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। आओ जरा क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपने ना जब भी क्वेश्चन को पढ़ना है तो आपने बस ये 3 बातें याद रखनी है, सीओजीएस का फॉर्मूला, जीपी का फॉर्मूला और एनपी का फॉर्मूला। अभी देखो कैसे इसको आराम आराम से सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि वो कह रहा है जी हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा है 20,000 का, हमने परचेज करी थी 2 लाख की, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है 40,000 का, आपसे सीओजीएस मांगा है। जैसे ही उसने मुझे बोला सीओजीएस, मेरे दिमाग में घंटा बजा, घंटी तो बजती नहीं, घंटा ही बजता है, और मैंने लिखा जी ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, फॉर्मूला पूरा लिखना, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये 4 चीजों को प्लस माइनस करके हमारे पास सीओजीएस का फॉर्मूला बनता है। क्या हमारे पास ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है? हाँ जी, हमारे पास 20,000 का सामान पड़ा था, हमने कितने का सामान और खरीद लिया? 2 लाख का। क्या हमने कोई खर्चा किया इसके ऊपर अतिरिक्त? नहीं। और हमारे पास सामान बच कितने का गया? 40,000 का। तो अगर 20,000 प्लस 2 लाख, 2 लाख 20,000 का हमारे पास सामान था, जिसमें से 40,000 का सामान हमारे पास अभी भी बचा हुआ है, तो इसका मतलब 220 माइनस 40, 1,80,000 का सामान बेटे कहां चला गया? सर वो सामान हमने बेच दिया। कितने में बेचा? सेल प्राइस हमें नहीं पता, पर जो बेचा उसकी कीमत थी 180। दिस इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स विच इज सोल्ड। आई बात समझ में? एक और बार आगे चले। ये देखो यहां क्या कह रहा है, मान लो हमने सेल करी है पूरे साल भर में 285 की। आराम से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है। हमने सेल करी है 2,85,000 की नेट सेल। हम जो जीपी कमाते हैं प्रॉफिट, वो 25% कमाते हैं अपनी सेल पे। अच्छा भाई, अगर हमने सेल करी 285 की और हम जो जीपी कमाते हैं वो 25% कमाते हैं अपनी सेल पे, है ना? तो बताओ फिर कितना हमने जीपी कमाया होगा? 25% ऑफ 285 विच इज, आप इसको कैलकुलेट कर लो, 25% ऑफ 285 विच इज 71250। दिस इज योर जीपी। सेल करी आपने 285 की, सेल प्राइस, सेल 285, आपने प्रॉफिट कमाया
25% अपनी सेल प्राइस का, तो 285 का 25% 7125। आपसे पूछ रहा है कॉस्ट बताओ कितनी। अभी तो सीखा है यार, ये सेल प्राइस में से अगर आप कॉस्ट प्राइस माइनस करते थे तो आपको प्रॉफिट मिलता था। अभी तो सीखा है, अभी सीखा है? 5वीं क्लास में सीखा था ये, 5वीं क्लास मैथ्स एसपी माइनस सीपी। अभी तो हमने क्या सीखा है? अभी हमने सीखा है नेट सेल माइनस सीओजीएस इज जीपी। हमने ये सीखा। सेल बिकम्स सेल प्राइस, सीओजीएस इज योर सीपी, ग्रॉस प्रॉफिट जीपी इज योर प्रॉफिट। अब यहां पर वैल्यू डाल दें। सेल कितनी है? 285। कॉस्ट हमें पता नहीं है, निकालनी है। जीपी हमने निकाल लिया 71250। 285 माइनस 71250 इज योर सीओजीएस। फिनिश, खत्म। आई बात समझ में? यहां उल्टा भी तो कर सकते हैं ना, एसपी माइनस प्रॉफिट इज सीपी, तो सेल्स माइनस प्रॉफिट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इजी है। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन देखें। कहता है जी नेट सेल कितनी है? 3 लाख। नेट सेल कितनी है? 3 लाख। हम कितना प्रॉफिट कमाते हैं? 25% ऑफ लागत, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें पता नहीं है, एक्स। हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता है। हम अपने लागत मूल्य पर 25% का प्रॉफिट कमाते हैं। इसका मतलब अगर हमारी लागत x है तो हमने कितना प्रॉफिट कमाया होगा? x/4। अब ऐसी इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन है हमारे पास जिसमें सेल, कॉस्ट और जीपी जुड़ा हो? हाँ, हमारे पास एक है। हमें पता है नेट सेल में से अगर हम सीओजीएस को माइनस करें तो जीपी आता है। बेटे नेट सेल तो तेरे पास है 3 लाख, सीओजीएस तूने मान लिया है एक्स, मान लिया तूने उसको एक्स, और जीपी कितना है? x/4। नाउ इसको सॉल्व कर ले, इट विल बिकम वेरी इजी। 3 लाख इज इक्वल टू x/4 प्लस x, ये x उधर चला गया। 3 लाख इज इक्वल टू 5x/4। x will be 3 लाख multiplied by 4/5 which is 240. What is the value of x? Sir, the value of x is 240. And what is x? X is COGS. So this means COGS is 240. Sale is 3 lakhs given. Difference will be gross profit 60,000. तो क्वेश्चन है हमसे तीनों चीजें मांगी हैं, सेल, सीओजीएस और जीपी। वेरी इजी, सिंपल है ना? ओके, आगे बढ़ो सर। थोड़े से क्वेश्चन हमारे को और करा दो, ज्यादा नहीं कराऊंगा मैं, थोड़े से कराऊंगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया? कॉन्सेप्ट आ गया समझ? देखो क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं, सीओजीएस और ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। बेटे आप फॉर्मूला लिख लो पहले। हमें बताए सीओजीएस होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट में परचेज, छोटा सा फॉर्मूला है, प्लस डायरेक्ट के एक्सपेंस और उसमें से घटा दो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। अब आप चेक करो क्या आपके पास ओपनिंग स्टॉक है 6000। क्या नेट परचेज की वैल्यू है? नेट परचेज, नेट परचेज का मतलब होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न। सर यहां पर परचेज है तो इसका मतलब ये नेट ही है। अगर परचेज रिटर्न होती तो इसको ग्रॉस परचेज लिखता। अब देखो क्या आपके कोई डायरेक्ट एक्सपेंस हैं? बोलो बेटे डायरेक्ट एक्सपेंस कितने प्रकार के होते हैं? सर 4 प्रकार के होते हैं। परचेज से जुड़ा हुआ एक्सपेंस, प्रोडक्शन, फैक्ट्री या इंपोर्ट। क्या कोई खर्चा है ऐसा यहां पर जो परचेज का है? परचेज का खर्चा, तो सर ये तो डायरेक्ट है 1200। क्या कोई खर्चा प्रोडक्शन का है? नहीं। क्या कोई खर्चा फैक्ट्री का है? नहीं।
क्या कोई खर्चा इंपोर्ट का है? नहीं सर, खर्चा तो सेल का है। बेटे सेल का खर्चा तो इनडायरेक्ट होता है। सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस, फाइनेंस, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, अन्य कोई खर्चा या नुकसान, वो तो इनडायरेक्ट होता है, तो इसको तो लेना ही नहीं है, ये तो इनडायरेक्ट है, छोड़ दो। माइनस में क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 7320। बोलो बेटे सीओजीएस की वैल्यू क्या आ जाएगी? सर ये तो बड़ा सिंपल सा काम है। हाँ सिंपल ही है, 6000 प्लस 10920 प्लस 1200 माइनस में 7320, ये आ गया 10,000, सॉरी 6000 प्लस 10920 माइनस 7320 प्लस 1200, 10,800 क्या आ गया? सीओजीएस। अब क्वेश्चन ने हमसे जीपी मांगा है। हमें पता है जीपी की वैल्यू आती है नेट सेल माइनस सीओजीएस। क्या हमारे पास नेट सेल है? हाँ हमारे पास नेट सेल है 18,000 की, क्योंकि सेल रिटर्न है ही नहीं, और सीओजीएस अभी हमने निकाला 10,800, दोनों को घटा देंगे तो क्या आएगा सर? 7,200। यही तो है जीपी, यही तो है जीपी। जीपी इज सेल माइनस सीओजीएस। खत्म हो गई बात, इतना इजी सा तो काम था। आओ जरा एक और क्वेश्चन करके देखें, और क्लैरिटी मिलेगी। देखो क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मांग रहा है और सीओजीएस की वैल्यू मांग रहा है। क्लोजिंग स्टॉक और सीओजीएस दोनों मांग रहा है, क्लोजिंग स्टॉक और सीओजीएस दोनों मांग रहा है, ठीक है? क्लोजिंग स्टॉक और सीओजीएस दोनों मांग रहा है। आओ जरा देखें क्या कहता है। क्वेश्चन ने हमारे को सीओजीएस निकालने को बोला। मैंने कहा जी सीओजीएस की जो वैल्यू होती है वो होती है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस में क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है? ओके, क्या हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है? 3,000 है सर। क्या नेट परचेज है? चेक करो, परचेज है सर 6,000 की, माइनस कर दो परचेज रिटर्न 540 की, तो नेट परचेज आ जाएगी 5460, ठीक है? क्या हमारे पास कोई डायरेक्ट खर्चा है? डायरेक्ट, हाँ सर, कैरेज इनवर्ड एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, माइनस सर क्लोजिंग स्टॉक तो दिया ही नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक की तो वैल्यू निकालनी है, कोई बात नहीं, ऐसे ही छोड़ दे, ऐसे ही छोड़ दे इसको। ना तुझे सीओजीएस पता चला, ना तुझे क्लोजिंग स्टॉक पता चला, इक्वेशन के अंदर दो चीजें मिसिंग, तो नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, छोड़ दे इसको, यहीं पे छोड़ दे इसको, आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें क्या दिया हुआ है देख, सर हमारे को सेल की वैल्यू दी हुई है 9600, सर हमारे को सेल रिटर्न दी हुई है 600, तो इसका मतलब ये क्या आ गया? नेट सेल, हाँ जी 9,000 नेट सेल। आगे पढ़ो, सर हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है। अगर तेरे को नेट सेल दी हुई है 9,000 और तेरे को ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है 3600, तो तेरे को तो एक इक्वेशन पता है ना कि नेट सेल में से अगर सीओजीएस को घटाते हैं तभी तो जीपी आता है। नेट सेल की वैल्यू 9,000 है, सीओजीएस तेरे को पता नहीं है, जीपी तेरा 3600 है। सॉल्व कर ले इसको, सीओजीएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इधर से इधर माइनस हो जाएगा, 9,000 माइनस 3600, तो ये वैल्यू आ जाएगी 9,000 माइनस 3600, 5400। व्हाट इज दिस? सीओजीएस। अब सीओजीएस की वैल्यू तेरे पास आ गई 5400, इसको सॉल्व कर ले। 3,000 प्लस 5460 प्लस 600 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो 5400 इज इक्वल टू ये कितना हो गया? 3,000 प्लस 5460 प्लस 600 9060 माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 9,060 माइनस 5400, 3660। ये है तेरी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। आई बात समझ में?
एक बार इसको देख लो, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। होपफुली आपको ये सारी बातें समझ आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, आओ जरा अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जी आप जीपी भी कैलकुलेट करके बताओ और आप एनपी भी कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है जी, ओके सर। एक बात हमें समझ आती है कि जो जीपी की वैल्यू होती है वो नेट सेल में से सीओजीएस को माइनस करके आती है। ठीक है, क्या हमारे को नेट सेल की वैल्यू दी हुई है, यहां निकाल सकते हैं हम? हाँ, हमें बता रखा है कि हमने कैश पर सेल करी है 17,400 की, प्लस हमने उधार पे सेल करी है 18,600 की। तो इसका मतलब ये टोटल कितनी हो गई? 36,000 की हमारी सेल हो गई। या तो माल मैं कैश पे बेचूंगा या मैं माल उधार पे बेचूंगा, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल मैंने कितने का माल बेचा? 36,000 का। 17,400 प्लस 18,600 इस 36,000। तो सेल तो मेरे पास आ गई 36,000। अगर मेरे पास सीओजीएस की वैल्यू हो जो कि है, उसको मैं इसमें से माइनस कर दूं तो डायरेक्टली मेरे पास क्या आ जाएगा? जीपी। क्या आ जाएगा जी? जीपी। जीपी आ गया 4800। यही तो मांगा था क्वेश्चन ने, जीपी। अब जीपी के आगे मुझे क्या निकालना है? एनपी, नेट प्रॉफिट। एनपी, एनपी कैसे निकलता है सर? जीपी के अंदर आप इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम प्लस कर दो और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दो, तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो जीपी कितना आया था जी? 4800। क्या हमारे पास एक्सपेंसेस ऑन परचेज इनडायरेक्ट होते हैं? नहीं, एक्सपेंसेस ऑन परचेज तो सर डायरेक्ट होते हैं। परचेज, प्रोडक्शन, फैक्ट्री, इंपोर्ट। परचेज, प्रोडक्शन, फैक्ट्री, इंपोर्ट। तो इसको तो हमें लेना नहीं है, ये तो डायरेक्ट है, ये तो ऑलरेडी सीओजीएस में इंक्लूडेड होंगे, इसको नहीं लेना। एक्सपेंसेस ऑन सेल, क्या ये इनडायरेक्ट है? हां, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस, फाइनेंस कॉस्ट, ये सारा कुछ इनडायरेक्ट है। तो इसका मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारे पास 4,020 रुपए के। तो कितना आ गया एनपी? सर एनपी आ गया 780 रुपए। एक बार जरा इसको चेक कर लो, बात समझ आ गई है आपको? चेक कर लो, ठीक है। 780, तो एनपी और जीपी दोनों आ गए। आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट, ऐसा सही एक और क्वेश्चन है। ऐसा सही एक और क्वेश्चन कैसे हो सकता है? ऐसा सही एक और क्वेश्चन कैसे हो सकता है? डुप्लीकेट। चलिए, ये है एक हमारे पास क्वेश्चन, कहता है जी सीओजीएस की वैल्यू कैलकुलेट करो। सीओजीएस की वैल्यू कैलकुलेट करो और सेल्स की वैल्यू भी कैलकुलेट करो। दोनों ही नहीं दी हमारे को, ठीक है जी। क्या हमारे पास सीओजीएस निकालने का एक फॉर्मूला है? हां, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस इनडायरेक्ट में एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है क्या? हां जी 30,000। नेट परचेज है क्या? हां जी 1,00,000। परचेज रिटर्न है ही नहीं। कैरेज, सर बताया नहीं ये कौन सा कैरेज है, तो बेटे ये कैरेज इनवर्ड ही होगा। अगर कुछ नहीं बताएगा ना, कैरेज इनवर्ड है कि आउटवर्ड, तो इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ड है कि आउटवर्ड, तो इनवर्ड। और इनवर्ड होने का मतलब ये तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये तो डायरेक्ट एक्सपेंस है 5,000। क्या क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी है? हाँ जी सर, सब कुछ तो दे दिया था इसने छोड़ा ही कुछ नहीं था। वाह 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 वाह, सीओजीएस की वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू आ गई? कहां गया कैलकुलेटर? ये रहा। 1,00,000 प्लस 30,000 प्लस 5,000 माइनस में 25,000, तो सर सीओजीएस की वैल्यू 1,10,000 आ गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमारे को उसने एक और चीज बता रखी है कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, वो 25% ऑन दी कॉस्ट है। यानी कि जो हमारी लागत मूल्य है, जो हमारी कॉस्ट ऑफ द गुड्स है, उसके ऊपर 25% हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं। सर हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आई है 110। अगर हम जीपी कमाएंगे 25%,
तो 25% 1,10,000 का हो जाएगा। 25% 1,10,000 का, जो कितना आएगा 27,500। ये आ गया सर हमारा जीपी। कॉस्ट भी है, जीपी भी है। सेल, कॉस्ट और जीपी की एक हमारे पास आइडेंटिटी है। हमें पता है सेल में से, नेट सेल में से सीओजीएस घटाने पर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। सीओजीएस अगर 1,10,000 है और ग्रॉस प्रॉफिट 27,500 है, तो बोलो बेटे सेल कितनी होगी सर? 27,500 प्लस 1,10,000, 137,500, ये हमारी सेल होगी। बस कुछ नहीं करना है यार, वही सीओजीएस का फॉर्मूला लगाना है, वही नेट सेल माइनस सीओजीएस इज प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस और इनडायरेक्ट इनकम प्लस करके नेट प्रॉफिट। ओके ओके है सर। एक क्वेश्चन और करेंगे, ऐसा सही एक और क्वेश्चन करेंगे और फिर कहानी खत्म हो जाएगी। सीओजीएस, जीपी और सेल तीनों वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले बात करेंगे सीओजीएस की। सीओजीएस का फॉर्मूला होता है जी ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट में एक्सपेंस माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। डालो वैल्यू। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 80,000। परचेज और परचेज रिटर्न को जब हम माइनस करेंगे तो 190 माइनस करेंगे 20 तो नेट परचेज 170 आएगी। क्या हमारे पास कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है? हाँ सर, जब कैरेज नहीं पता होता तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कैरेज इनवर्ड, और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक सॉरी कैरेज इनवर्ड है 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 60,000। अब आप इसको सॉल्व करो, आपके पास सीओजीएस की वैल्यू आ गई। सॉल्व करो सर, ये वैल्यू आ गई 80 प्लस 170 प्लस 10 माइनस 60। सर 2 लाख रुपए आ गई सीओजीएस की वैल्यू। 2 लाख रुपए आ गई सीओजीएस की वैल्यू। ओके, अब अगर सीओजीएस की वैल्यू 2 लाख आ गई, सेल हमें पता नहीं, तो एक्स ले लो। जीपी क्वेश्चन ने हमें बोला है कि जीपी कितना है 20% ऑफ सेल, तो अगर जीपी की बात करें वो 20% ऑफ द सेल प्राइस एक्स है, तो यानी कि 1/5 एक्स। अब हमें पता है सेल में से सीओजीएस माइनस करें तो जीपी आता है। सेल हमने एक्स मान ली, सीओजीएस हमें पता है 2 लाख, जीपी हमारे पास 1/5 एक्स है, सो एक्स माइनस एक्स बाय 5 विल गिव यू 2 लाख। इसको सॉल्व करेंगे तो 4x बाय 5 इज 2 लाख, x विल बी 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5/4, x विल गिव यू 2.5 लाख। क्या थी x की वैल्यू? सर x था सेल, सेल x है, मतलब 2.5 लाख रुपए सेल है। सीओजीएस हमें पहले से ही पता था 2 लाख, हमने पीछे फॉर्मूले में निकाला, और जीपी हमें पता चल गया 50,000। तीनों बातें हमें समझ आ गई। क्या क्वेश्चन ने नेट प्रॉफिट मांगा हमसे? नहीं, क्वेश्चन ने हमसे नेट प्रॉफिट नहीं मांगा। क्वेश्चन ने सिर्फ 3 चीजें मांगी थी, सेल कितनी है, जीपी कितना है और सीओजीएस कितना है। खत्म। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? जो सामान तूने बेचा उसकी लागत मूल्य क्या थी, जो सामान की तूने सेल करी उसकी कॉस्ट क्या थी। खत्म। जो तू बेच रहा है उसकी लागत मूल्य कितनी थी, जो तूने बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर है? ओके हो गया। ये कॉन्सेप्ट ना आगे जाकर आपको यूज होगा। अगर आप ट्रायल बैलेंस चैप्टर देखो वहां पर भी यूज होता है ना। अगर आप फाइनल अकाउंट्स चैप्टर देखोगे आपका वहां पर भी यूज होगा। आगे जाकर जब आप एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लास 12th में सीखोगे, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वहां पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सीओजीएस, क्योंकि सीओजीएस, सेल, जीपी, एनपी, ये सारा कॉन्सेप्ट एक ही है ना।
तो आई होप आपको छोटे से वीडियो में ये सारी बात समझ आई होगी कि सीओजीएस होता क्या है। इसको ना लोग कॉग्स भी बोलते हैं, मैं तो नहीं बोलता कॉग्स, मैं तो सीओजीएस ही बोलता हूं क्योंकि मेरे मुंह पर सीओजीएस ही चढ़ा हुआ है। मैं कॉग्स नहीं बोलता, लेकिन कई टीचर कई लोग इसको कॉग्स बोलते हैं, बोल सकते हैं सीओजीएस कॉग्स, सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मजा आया होगा। तो जरूर बताना हाँ सर मजा आया, और ऐसे ही आगे भी एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट को आपको सिखाने के लिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।